गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके केमिस्ट्री लेक्चर में थोड़ा व्यवधान हुआ यूपी बोर्ड के मूल्यांकन के कारण। अब एक आध टॉपिक और है, उसमें चर्चा क्या था, तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता, इक्विवेलेंट एंड कैरियर। इसमें तुल्यांक चालकता समझने के पहले हमको तुल्यांकी भार की परिभाषा आनी चाहिए। किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008, फ्लोरीन के 35.5 और ऑक्सीजन के 8 भाग से या तो संयोग करता है या तो विस्थापित करता है। इसको हम कहते हैं तुल्यांकी भार। तो तुल्यांक चालकता क्या है? किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम का तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराई गई आयनों की चालकता की शक्ति उसकी क्या कहलाती है? तुल्यांक चालकता, कैट इक्विवेलेंट। इसको किससे दिखाते हैं? कैट इक्विवेलेंट। कि 1 ग्राम तुल्यांक के किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो शक्ति होती है वही उसकी तुल्यांक चालकता कहलाती है। अब बात आती है हमारी मोलर चालकता। तो आप मोलर क्या है, मोल क्या है? मोलरता और मोलरता दो बात होती है। कि मोलर की जब बात करेंगे तो 1 लीटर में घुले मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो मोलर चालकता क्या होती है? किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता की शक्ति को मोलर चालकता कहा जाता है। इसे कैट एम से प्रदर्शित करते हैं। जब तक आप तुल्यांकी भार और मोलर की परिभाषा नहीं जानेंगे तो इसमें आप कोई भी डिफिनीशन नहीं दे सकते। अब एक छोटा सा संबंध आता है तुल्यांक चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। कैट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के कांस्टेंट बी इक्विवेलेंट। एक कभी एक नंबर का संबंध पूछ लेता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी टॉपिक आज की है वो है कोलहराउश का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आता है, इस साल भी परीक्षा में आया था। यह परिभाषा क्या करती है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की तनुता के योग के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए इस परिभाषा को। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बराबर होती है यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य के सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या गुणा किया जाए तो क्या होगा? ये अनंत तनुता है, इसका जो योग है धनात्मक और ऋणात्मक के योग के बराबर होता है। यही वैज्ञानिक कोलहराउश किया। यह म्यू प्लस म्यू माइनस क्या है? आयनों की इसकी क्या है? योग है, आयनों की संख्या है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको छोटा। HCl है तो यहां अगर Cl को तोड़ेंगे तो H पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। अब H में कितना आयन है? 1 और Cl का कितना आयन है? 1। तो यहाँ म्यू का मान कितना हो गया? म्यू प्लस का मान 1 और म्यू माइनस का मान 1। इसको लिखेंगे इस सूत्र में। यहाँ 1 का मतलब कुछ नहीं हो गया, डेल्टा H प्लस इन्फिनिटी प्लस डेल्टा H माइनस डेल्टा H प्लस इन्फिनिटी और डेल्टा Cl माइनस इन्फिनिटी। अब देखें इसमें Al2SO4 थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट का जब हम निकालेंगे तो इसका क्या होगा? ध्यान दें, पहले इसको तोड़ेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, तो क्या होगा? Al पे 5 चार्ज
और SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 2 और सल्फेट कितना है 3। इसके अणुओं की संख्या एल्यूमिनियम की कितनी है 2, यहाँ म्यू का मान कितना हो गया 2 इंफिनिटी एल पे 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस सल्फेट कितना है 3 लैम्डा इंफिनिटी SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज। यही कोलराउस का नियम। कभी इस तरह का प्रश्न दे करके आपसे कहेगा इस कोलराउस के नियम का उपयोग बात करके। अब आती है हमारी बात, इसको फिर से सुन ले कोलराउस का नियम, मैं उसका नोट भी दूंगा कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ये अनंत तनुता है, यह इसकी पॉजिटिव है और यह इसकी नेगेटिव। यह म्यू प्लस म्यू माइनस क्या है इसके अणुओं की संख्या, कितने अणु इसमें भाग ले रहे हैं। म्यू प्लस और म्यू माइनस यहाँ पे क्या है वैद्युत अपघट्य प्राइम में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 2 है, यहाँ सल्फेट कितना है 3 है। इस तरह से हो गया। अब बात आती है इलेक्ट्रोड विभव की। क्या बात है? इलेक्ट्रोड विभव। विभव की परिभाषा आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोड विभव आप जानते हैं जब हम सेल बनाते हैं, सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा होता है, तो इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा होती है एक विलेयर में उपस्थित स्वयं के आयनों के संपर्क में स्थित एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन के त्यागने या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर जो विभव उत्पन्न होता है, जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। यानी फिर से परिभाषा सुने, एक विलेयर में उपस्थित स्वयं के आयनों के संपर्क में स्थित एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन के त्यागने और उसको ग्रहण करने, जब त्यागेगा तो धन आवेश और ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश, जो उसके ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। अब आता है मानक इलेक्ट्रोड। परिभाषा वही होगी मानक इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन कुछ शर्त होती है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इसकी एक शर्त है मानक इलेक्ट्रोड विभव की। कहता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी इलेक्ट्रोड विभव को उस समय मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है जब वह निम्न 2 शर्तों को पूरा करता है कि निकाय का ताप कितना हो जाएगा 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ताप होना चाहिए उसका? 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसका सांद्रण कितना होना चाहिए? 1 मोल प्रति लीटर। तीसरी कंडीशन हमारी बनती है क्या होना चाहिए? उसका दाब 1 एटमॉस्फेरिक, 1 वायुमंडलीय दाब। जो 73 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 298। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव वह विभव है जो निम्न शर्तों का पालन करता है। निम्न शर्तें लगती हैं, ताप कितना हो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सांद्रण कितना हो 1 मोल प्रति लीटर और दाब कितना हो 1 वायुमंडलीय दाब। जो इन तीनों शर्तों का पालन करता है, ऐसे विभव को हम क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या होगा? किसी इलेक्ट्रोड विभव को उस समय मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है जो निम्न 3 शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करता है। इसके बाद हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या परिभाषा इसकी बनती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी की वह श्रेणी जो तत्वों के मानक अपचयन विभवों
जो तत्वों के मानक अपचयन विभवों के घटते या बढ़ते क्रम में दिखने पर जो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब सबसे मध्य में हमारा होता है हाइड्रोजन, ऊपर इससे अधिक हो जाएगा, जैसे हमारा लिथियम है, सोडियम है, आयरन है। अब उसके नीचे जब आएंगे तो हाइड्रोजन के नीचे हमारा क्या है कि पास्टिक, Cu पे 2 पास्टिक। तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है? 0 है। और इसके ऊपर जाएंगे तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव ऋणात्मक होगा और इसके नीचे आएंगे तो धनात्मक होगा। तब विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा क्या बनी कि तत्वों के उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में रखने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें हाइड्रोजन की मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है, इसके ऊपर जितने तत्व वो ऋणात्मक हैं, उसके नीचे जो है धनात्मक। अब अगले टॉपिक में हम इसके विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग को बताएंगे, इसका उपयोग क्या होता है। फिर से सुन लीजिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी तत्वों के उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, उससे ऊपर जाएंगे तो चूंकि वह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ऋण, और यहाँ नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? धन। यही इसका विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती आती है। बोर्ड की परीक्षाओं में अब इसका उपयोग कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।